नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो भारत सरकार की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी होने के साथ साथ सरकार की महारत्न कंपनियों में से एक है। इस कंपनी ने पिछले एक साल में अपने निवेशकों को लगभग 23% का रिटर्न दिया है। एक साल पहले जहां इस शेयर की कीमत लगभग 110 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी, वही अब यह 135 रुपए पर पहुंच चुकी है। लेकिन इसका 52 वीक का हाई 195 का है दोस्तों। पिछले कुछ महीनों से चल रही बिकवाली और ओवरऑल निगेटिव मार्केट सेंटिमेंट का इस कंपनी के शेयर पर काफी असर हुआ और ये पिछले 6 महीने और 3 महीनों से लगातार नीचे की तरफ रुख किए हुए हैं। साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज में हुए कुछ चेंजेस की वजह से भी इस शेयर पर निगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ था। इसके चलते ये शेयर अपने 52 वीक की हाई लेवल 195 से अब तक 44% तक नीचे आ चुका है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के शेयर के बारे में और जानते हैं इसके डिटेल्स। इसका फुल एनालिसिस आज हम करेंगे दोस्तों। ये अकेली कंपनी भारत के डोमेस्टिक प्रोडक्शन का 71% तक का कंट्रीब्यूशन करती है दोस्तों। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में इस कंपनी की कितनी पहुंच है। हालांकि पिछले एक महीने में इस शेयर पर पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है वो नजर आने लगा है। पिछले एक महीने में लगभग 10% और पिछले एक ही हफ्ते में लगभग 5% उछल चुका है ये शेयर और इसकी वजह से इन्वेस्टर्स की जो नजर है इस शेयर पर लौटती हुई नजर दिख रही है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देख ले, इसका कोरोना के बाद का परफॉर्मेंस अगर देखे तो इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 111% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, मतलब 2 गुना से भी ज्यादा कर दी है सिर्फ पिछले 2 सालों में इन्वेस्टर्स की जो वेल्थ है उसको। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, फाइनेंशियल्स के बारे में देखेंगे। इसके साथ साथ कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट पर नजर डालेंगे, उसके फ्यूचर प्लान्स की बात करेंगे, कैपेक्स की बात करेंगे दोस्तों और जानेंगे कि शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कंपनी के बिजनेस पर। अगर ओवरऑल देखें तो ओएनजीसी ये एक ग्रुप है। इसके साथ साथ ओएनजीसी भारत की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी भी है। ओएनजीसी की जो स्थापना की गई थी वो 1956 में की गई थी भारत सरकार द्वारा और इसकी स्थापना की गई थी तेल की खोज करने के लिए। लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी ऑफ इंडिया का मान हासिल है इस कंपनी को। भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी, भारत के सरकार की महारत्न ओएनजीसी भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कंपनी है जो भारतीय घरेलू उत्पादन में 71% का योगदान करती है और भारत में सबसे अधिक प्रॉफिटेबल पीएसयू भी है दोस्तों। इसके ड्रिलिंग वेल्स ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। ओएनजीसी ने वित्त वर्ष 2021 के दौरान कुल 480 कुओं की खुदाई की। इसमें अगर देखें तो ये थोड़ा सा कम है इनका औसत, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में एवरेजली 500 कुएं ये खोद रहे थे। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान इनकी जो इनएक्टिविटी थी कंपनी की, उसकी वजह से इनके कुओं की संख्या कम हुई है, ऐसी कंपनी का कहना है। ड्रिल किए गए 480 कुओं में से 100 एक्सप्लोरेटरी थे और 380 साइड ट्रैक कुएं सहित डेवलपमेंट वेल्स भी थे। कंपनी 2 अल्ट्रा डीप वाटर कुओं को पूरा करने में भी इस साल कामयाब रही है दोस्तों। इसके साथ साथ कंपनी की जो हिस्सेदारी है वो भारतीय गैस एक्सचेंज में 5% की हिस्सेदारी है। इंडिया गैस एक्सचेंज जो है वो भारत में पहला गैस एक्सचेंज है जो प्राकृतिक गैस के बिजनेस के लिए एक ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म प्रदान करता है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर क्वाइट हाईलाइट देख ले तो हाईएस्ट मार्केट कैप है ऑल सीपीएसईज में। इसके साथ साथ हायर एवर आज तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू है कंपनी को और सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। 25% उसका जो टोटल नेटवर्थ है, ये अकेली कंपनी है भारत सरकार के जितने भी महारत्ना है उसमें से 25% ये अकेली कंपनी का नेटवर्थ है। इसके साथ साथ इसकी ये मोस्ट डाइवर्सिफाइड महारत्ना इनका डिसीजन बोर्ड है, क्योंकि इसमें 3 वुमन डायरेक्टर्स है। और साथ साथ अगर देखें तो लास्ट 5 साल में इन्होंने सीएसआर पर 2736 करोड़ रुपए स्पेंड किए हैं, खर्च किए हैं दोस्तों। ये था ओवरव्यू। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपनी के डिटेल्स में। अगर देखें तो तेल की खोज के 60 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है इस कंपनी को और उसके साथ ओएनजीसी ने भारत के 9 उत्पादक बेसिन्स में से 8 की खोज खुद की है, जिनमें 1958 में गुजरात, 1963 में आसाम, 1967 में राजस्थान, 1974 में मुंबई,
1980 में कृष्णा गोदावरी, 1985 में कावेरी, इसके साथ साथ 2019 में बंगाल और पिछले साल 2022 में विंध्यन करके जो विंध्यन करके जो बेसिन है उसकी खोज की है। इसके साथ साथ अगर कंपनी के अदर एसेट्स की भी बात कर ले तो मुंबई ऑफशोर एसेट, उसके साथ साथ कराईकल, राजामुंद्री, बोकारो एसेट, ईस्टर्न ऑफशोर एसेट, एचपीएचटी एसेट, केजीपीजी बेसिन, ये सारी कंपनी के एसेट्स है जो काफी इंडिया में काफी फैले हुए हैं दोस्तों। इसके बाद एक नजर डाल लेंगे कंपनी के ग्लोबल प्रेजेंस पर। अगर यहाँ पर आप देखें तो इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैंडल करने के लिए ओएनजीसी विदेश ये कंपनी की एक अलग ब्रांच है या फिर एक खुद की एक सब्सिडरी है। ओएनजीसी विदेश जो है एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है दोस्तों, और अंतरराष्ट्रीय एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन ऑपरेशंस का ये कंपनी ध्यान रखती है और ये उसमें डील करती है। कंपनी भारत के बाहर 17 देशों में 37 तेल और गैस प्रोजेक्ट्स में शामिल है, जिसमें अजरबैजान में 2 प्रोजेक्ट, बांग्लादेश में 2 प्रोजेक्ट, ब्राजील में 2 प्रोजेक्ट, कोलंबिया में 7 प्रोजेक्ट, ईरान, इराक, इजराइल, कजाकिस्तान, लीबिया, मोजाम्बिक, इनमें 1-1 प्रोजेक्ट, म्यांमार में 6 प्रोजेक्ट्स, रूस में 3 प्रोजेक्ट, साउथ सुडान, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात 2-2 प्रोजेक्ट, वेनेजुएला 2 प्रोजेक्ट और वियतनाम में 2 प्रोजेक्ट शामिल है दोस्तों। अगर ओएनजीसी ग्रुप कंपनीज के पर नजर डाल ले तो इसमें काफी बड़े बड़े नाम आपको शामिल दिखेंगे दोस्तों। ओएनजीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर अलग अलग कंपनीज आती है, जैसे कि हमने अभी बात किया ओएनजीसी विदेश, ये कंपनी के अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार है। एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आप किसी भी हाईवे पे जाओगे तो एचपीसीएल के कम से कम हर 2-4 किलोमीटर पर एक पेट्रोल पंप तो आपको नजर आ ही जाएगा। तो ऐसे 18,600 आउटलेट है एचपीसीएल के, और ये इस 18,600 आउटलेट के साथ भारत की दूसरी सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनी है दोस्तों, और ये भी ओएनजीसी ग्रुप के अंडर आती है। इसके बाद एमआरपीएल की अगर बात कर ले तो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ये कंपनी भी ओएनजीसी के अंडर है। पीएमएचबीएल, पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड, एमआरपीएल रिफाइनरी से जो कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में पेट्रो उत्पादों को भेजा जाता है, उनके परिवहन में या फिर उनके ट्रांसपोर्ट में पीएमएचबीएल शामिल है दोस्तों। तो इसमें काफी और कंपनीज भी आपको नजर आएंगी दोस्तों, जिनमें कंपनी का जो सब्सिडरी है या फिर उनके जॉइंट वेंचर है, उनकी बात हम आने वाले समय में जरूर करेंगे। इसके बाद अगर देखें तो ओएनजीसी का जो पिछला FY 2022 का जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार नजर आया है दोस्तों। अगर देखें इसका प्रोडक्शन जो है कंपनी के पिछले साल के प्रोडक्शन डेटा पर अगर नजर डाल ले तो पिछले साल संयुक्त उद्यम सहित मतलब जॉइंट वेंचर के सहित कुल ऑयल एंड गैस जो प्रोडक्शन हुआ है वो 55.72 मिलियन मीट्रिक टन समतुल्य ऑयल हुआ है, जिसमें 22.54 MMT और 22.54 MMT तेल है या ऑयल है, और 22.82 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर ये गैस है दोस्तों। इसमें अतिरिक्त उत्पादों के मूल्य का 3120 किलो टन भी शामिल है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर रेवेन्यू देखें तो 5,31,762 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रहा है। एचपीसीएल और एमआरपीएल रिफाइनरीज का थ्रूपुट जो रहा है वो 13.97 और 15.05 MMT रहा है। टोटल हुआ है 29.02, और इसके साथ साथ काफी अच्छे आंकड़े हैं इसके 2PO+OEG रिजर्व्स के बारे में, जो बेसिन है उसके बारे में। ओएनजीसी 710 मिलियन मेट्रिक टन, जेवी शेयर 16.42 मिलियन मेट्रिक टन, ओवीएल 400 लगभग 495 मिलियन मेट्रिक टन। अब देखेंगे दोस्तों कंपनी के फाइनेंस के बारे में। लेकिन दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए। अगर नहीं पसंद आ रहे हैं तो क्यों पसंद नहीं आ रहे वो भी कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूं। मैं ऐसी नई नई जानकारी आपके साथ शेयर भी करने वाला हूं, और अगर आप वीडियो को लाइक करके अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी आगे की आपके इन्वेस्टमेंट की आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए, क्योंकि मैं नए नए शेयर के बारे में नई नई जानकारी हमेशा ही इस YouTube चैनल पर पोस्ट करते रहने वाला हूँ दोस्तों।
तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल ओवरव्यू। अगर फाइनेंशियल ओवरव्यू की बात कर ले तो 1,69,331 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों। इस कंपनी का करंट प्राइस भले ही 135 है, लेकिन इसका 52 वीक का हाई जो है वो 195 है और इससे 44% डाउन है। अभी इसका 52 वीक का लो है 108 रुपए का। इसके बाद स्टॉक पी 3.40 और इंडस्ट्री पी 17.7 का है। लगभग 4 गुना इंडस्ट्री पी ज्यादा है इस कंपनी से। आरओसी अगर देखें पिछले एक साल की तो लगभग 17 की, आरओई लगभग 20 की, बुक वैल्यू 206 की है। कंपनी काफी शानदार डिविडेंड प्रोवाइड करती है, 7.80% का इसका डिविडेंड यील्ड है। शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 5 रुपए की है दोस्तों। इसके बाद अगर नजर डाल लेते कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर, यहां पर अगर देखें दोस्तों तो जून 2021 वर्सेस जून 2022 के रिजल्ट्स जो है हम कंपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं जून 2021 के आंकड़े। अगर देखें जून 2021 में तो कंपनी का जो था 108 करोड़ रुपए का लगभग कंपनी का सेल्स हुआ था। इसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर कंपनी का जो एक्सपेंस था वो 16,283 करोड़ रुपए का था सिर्फ। सॉरी, एक्सपेंसेस जो था 91,822 करोड़ रुपए का था। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16,283 करोड़ रुपए और प्रॉफिट बिफोर टैक्स था कंपनी का 10,194 और टैक्स जाने के बाद जो फाइनल कंपनी का नेट प्रॉफिट बचा हुआ था वो 5,985 करोड़ रुपए। अगर मार्च 2022 की बात कर ले तो मार्च 2022 में कंपनी का सेल्स काफी बढ़ा हुआ था, लगभग 40% से इसकी बढ़ोतरी देखी गई थी और इसमें 1,55,920 करोड़ रुपए का सेल हुआ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 24,000 करोड़ रुपए और उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15,784 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट जो रहा है दोस्तों 10,550 करोड़ रुपए रहा है कंपनी का पिछले क्वार्टर में। अब जून 2022 की मतलब पिछले क्वार्टर की बात कर ले तो 1,82,894 करोड़ रुपए का सेल हुआ है। जैसे जैसे भारत में जो एक्टिविटीज है वो नॉर्मल होती जा रही है, नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ती जा रही है, कंपनी का सेल्स है या फिर इनके प्रोडक्ट्स का यूसेज जो है वो बढ़ते हुए दिख रहा है दोस्तों। एक्सपेंसेस की बात करें तो 1,64,000 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस, 18,855 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसके साथ साथ पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग 12,221 करोड़ रुपए का, ये जरूर कम हुआ था दोस्तों। लेकिन उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट देखें तो लगभग 1,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी, 1,400 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है क्वार्टर एंड क्वार्टर में। और अगर ईयर ऑन ईयर की बात कर ले तो लगभग 2 गुना हो चुका है इनका प्रॉफिट दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के ईयरली परफॉर्मेंस की। अगर यहाँ पर देखें दोस्तों तो कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर देखें तो कोरोना काल से पहले कंपनी का जो ईयरली रिवेन्यू था, ग्रॉस रिवेन्यू, वो 1,09,000 करोड़ रुपए का था लगभग, जो अब हो चुका है 1,10,345 करोड़ रुपए। तो अगर देखें तो प्री कोरोना स्टेट पर कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑलरेडी आ चुका है। पिछले 2 सालों में काफी इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा था क्योंकि इनके ऑपरेशंस बंद थे, इनके आउटलेट्स बंद थे, लोगों को पेट्रोल डीजल गैस की जरूरत नहीं पड़ रही थी और उसके वजह से इनमें काफी इनका जो रेवेन्यू था वो काफी डाउन ट्रेंड हुआ था। लेकिन पिछले साल के मुकाबले अगर देखें तो 68,000 करोड़ रुपए से 1,10,000 करोड़ रुपए का अच्छा उछाल देखा गया है कंपनी के रेवेन्यू में। इसके बाद अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो 26,765 करोड़ रुपए, जहां कोरोना के पहले इनका टोटल पैट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, वो उछल कर हो चुका है 40,306 करोड़ रुपए। तो इसमें भी काफी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। सेम हिस्ट्री यहाँ पर भी है दोस्तों, सेम स्टोरी है। FY20 और 21 में कोरोना की वजह से ये काफी नीचे आ चुका था ये ग्राफ। और अगर ईयर ऑन ईयर की बात कर ले तो 11,246 करोड़ रुपए से बढ़कर हो चुका है 40,306 करोड़ रुपए। तो लगभग 3.5 गुना से बढ़ चुका है इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले एक साल में। अगर EPS की बात करें तो कोरोना से पहले 21 का था, जो अब 32 हो चुका है। तो हम बोल सकते हैं कि प्री कोरोना स्टेज से भी आगे निकल चुकी है ये कंपनी। इन 2 साल में काफी कम था EPS, 9 से अब हो चुका है 32। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 3.5 गुना की बढ़ोतरी। और यहाँ पर भी अगर देखें तो इनका डिविडेंड जो है कंपनी ने काफी अच्छा पे करती है। पिछले 2019 में इन्होंने 7 रुपए दिया था, उसके बाद जो अभी इस साल जो दिया है इन्होंने डिविडेंड वो है 10.5 रुपए का।
अगर पिछले एक साल की बात कर ले, कंपैरिजन कर ले, तो टोटल इनकम जो रहा है कंपनी का वो 3,69,000 करोड़ रुपए पिछले साल FY21 की बात कर लूं तो 3,69,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इनका टोटल इनकम था। इसके बाद FY2022 में 5,39,000 करोड़ रुपए का इनका टोटल रेवेन्यू रहा। EBITDA की बात करें तो 58,000 से उछलकर हो चुका है 87,000 करोड़ रुपए। 58,000 करोड़ रुपए से उछलकर 87,000 करोड़ रुपए हो चुका है इनका EBITDA। इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसा कि हमने बात की 21,360 करोड़ रुपए से लगभग 49,294 करोड़ रुपए। ये कंसोलिडेटेड आंकड़े हैं दोस्तों, कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं कंपनी का। इसके बाद अगर देख ले तो टोटल कैपिटलाइजेशन जो है वो 3,61,000 करोड़ रुपए से 3,91,000 करोड़ रुपए हो चुका है। अब देखेंगे दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग, कंपनी के हिस्टोरिकल रिजल्ट्स पर। अगर यहाँ पर देखें तो पिछले 10 साल के जो आंकड़े हैं दोस्तों काफी अच्छे थे कंपनी के। 13% का इसने सेल्स ग्रोथ दिखाया था, 5 साल के लिए भी 12% का सेल्स ग्रोथ था। लेकिन पिछले 3 साल में काफी कम हो चुका है इनका सेल्स ग्रोथ, 5% रहा है। लेकिन पिछले 1 साल में इसने रिबाउंड दिखाया है, 49% का सेल्स ग्रोथ दिखा रही है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट देखा जा रहा है। अगर देखें तो 10 साल के लिए 6%, 5 और 3 साल के लिए 14% का इनका प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीमेंट है। और इसके बाद पिछले 1 साल में 134% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। इसके साथ साथ अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर ले तो काफी निराशाजनक आंकड़े हैं। 5, 10 और 3 साल के लिए -3%, 5 और 10 साल के लिए और 5% का है स्टॉक प्राइस CAGR का आंकड़ा पिछले 3 सालों के लिए। 1 साल में जरूर ये कंपनी काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है और पिछले 1 साल में 22% का स्टॉक प्राइस CAGR है कंपनी का। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। पिछले 10, 5 और 3 सालों के लिए 12% का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है, लेकिन पिछले 1 साल में 20% का ROE दिखाया है इस कंपनी ने। इसके बाद चलिए देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है इसमें 13% का है, प्रमोटर्स का है 59% का। इसके बाद डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है 18% का शेयर होल्डिंग रखते हैं और FII जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें लगभग 10% का शेयर होल्डिंग रख रहे हैं अगर इन आंकड़ों को देख ले तो। इसके बाद दोस्तों आइए नजर डाल लेते हैं रिवेन्यू ब्रेकअप पर भी। अगर देखें तो नेचुरल गैस से कंपनी का जो है 17% का रिवेन्यू जनरेट होता है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स से कंपनी का 13% का रिवेन्यू जनरेट होता है। क्रूड ऑयल की साइड से सबसे ज्यादा मतलब 70% का रिवेन्यू जनरेट करती है ये कंपनी। अगर ऑपरेशंस जियोग्राफी वाइज देख ले तो इंडिया से ही इनको लगभग 93.5% का रिवेन्यू जनरेट होता है और उसके बाद भारत के बाहर से जो है इनका 6.5% का रिवेन्यू जनरेट होता है यहाँ पर। अब देखेंगे दोस्तों कंपनी के की फैक्टर्स जो कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस डिसाइड करने का काम करती है और आगे का फ्यूचर भी डिसाइड करती है। इसमें सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की अगर बात कर ले तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट, स्टॉक अपने बुक वैल्यू के सिर्फ और सिर्फ 0.65 गुना पर कारोबार कर रहा है, तो काफी इसकी जो प्राइस है काफी रिजनेबल है। स्टॉक 7.80% की अच्छी डिविडेंड यील्ड प्रदान करता है। इसके साथ साथ कंपनी को ये तिमाही अच्छी जाने की उम्मीद भी है और कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो काफी हेल्दी है और 38.3% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट बनाए हुए है। इसके साथ साथ अगर माइनस पॉइंट्स की बात कर ले तो पिछले 5 वर्षों में जो है कंपनी की सेल्स ग्रोथ जैसा कि हमने पहले भी देखा ये सिर्फ 11.7% रही है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी कम है। पिछले 3 सालों से अगर देखें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगभग 12% का ही है, जो भी एक एवरेज है, काफी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफी कम भी है दोस्तों। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बताऊं दोस्तों तो कंपनी पर 76,693 करोड़ रुपए की आकस्मिक देनदारियां या फिर कंटीजेंट लायबिलिटीज है और पिछले 3 वर्षों में प्रमोटर की होल्डिंग जो है उसमें कमी देखी गई है और ये 5.36% से कम हुई है पिछले 3 सालों में। अब देखेंगे कंपनी के कैपेक्स के बारे में दोस्तों। अगर कंपनी के कैपेक्स की बात कर ले यहाँ पर तो कंपनी लगातार विकास के अवसरों की तलाश में है और विभिन्न प्रोजेक्ट्स या फिर सुधार योजनाओं में के इम्प्लीमेंटेशन में लगी हुई है। अगर मैं
मेन एक्टिविटीज की बात कर लूं तो इनका जो पिछले 4 साल का जो औसत कैपेक्स रहा है वो लगभग 2,84,635 मिलियन रुपीस रहा था। इसमें वित्त वर्ष 2018 के आंकड़े शामिल नहीं है। वित्त वर्ष 2018 में HPCL और GSPC ब्लॉक का अधिग्रहण इस कंपनी ने किया था और उसकी लागत के कारण इनका जो FY 2018 का जो कैपेक्स का आंकड़ा है ये आंकड़ा 7,29,016 मिलियन रुपीस रहा है, इसीलिए इसको शामिल नहीं किया है पिछले FY 17 से FY 21 के आंकड़ों में। इसके साथ साथ कंपनी के पास सोलर आधारित बिजली संयंत्र भी है और इस पर वित्त वर्ष 2021 में कंपनी ने लगभग 306.2 मिलियन रुपए खर्च किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात कर ले तो काफी सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे दोस्तों। ऑनशोर में भी है, ऑफशोर में भी है। 20 मेजर प्रोजेक्ट्स 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के उनके जो 20 प्रोजेक्ट्स है वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। उसके साथ साथ 14 डेवलपमेंट और 6 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी है इनके। उनकी जो प्राइस है 59,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आकी जा सकती है दोस्तों। एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी। ONGC का क्यूमुलेटिव कैपेक्स जैसे मैंने बताया 4.92 लाख करोड़ रुपए है। E&P एक्सपेंडिचर जो है कंपनी का वो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए है, पिछले 5 सालों का आंकड़ा है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर देखें तो कंपनी तेल और गैस की खोज करने के लिए अब अगले 3 वित्तीय वर्ष में 31,000 करोड़ रुपए भी खर्च करने का इरादा रखती है। कंपनी की योजना जो है अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी बेचने और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग से तेल क्षेत्र को विकसित या फिर डेवलप करने की है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर पिछले 1 साल के अगर हाईलाइट देख ले तो एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग, प्रोडक्शन प्रोजेक्ट और बियॉन्ड E&P में भी काफी सारे हाईलाइट्स रहे हैं कंपनी के। अगर एक्सप्लोरेशन की ही बात कर ले तो कंपनी ने 85% ब्लॉक्स OALP राउंड 6 और 7 में इन्होंने बैक किए हैं और इनका जो किलोमीटर वाइज अगर देखें तो इनका जो क्षेत्र है वो है 43,494 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद ड्रिलिंग की बात कर ले तो पिछले साल इन्होंने 434 कुओं की खुदाई की है, जिसमें 78 एक्सप्लोरेटरी और 356 डेवलपमेंट कुएं हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ड्रिलिंग साइकिल स्पीड जो है 102% का है, जो दोस्तों कैपेसिटी से ज्यादा का ड्रिलिंग साइकिल स्पीड है। इसके बाद प्रोडक्शन की बात कर ले तो O+OEG प्रोडक्शन में इनका जो आंकड़ा रहा है वो 43,387 मिलियन मेट्रिक टन का रहा है। और इसके साथ साथ ऑनशोर ऑयल प्रोडक्शन का पिछले 5 सालों का जो आंकड़ा है वो 6 मिलियन मेट्रिक टन लेवल पर रहा है। यहाँ पर हम ये हाईलाइट करना चाहते हैं दोस्तों कि पिछले 2 साल से कोरोना की महामारी की वजह से इनके काफी एक्टिविटीज थी जो बंद थी, लेकिन फिर भी इन्होंने 6 मिलियन मेट्रिक टन का आंकड़ा छुआ है। प्रोजेक्ट्स की बात कर ले तो पिछले साल 2 मेजर प्रोजेक्ट्स जो है इन्होंने कंप्लीट कर दिए है 3,807 करोड़ रुपए के, और 6 प्रोजेक्ट्स जो है इनको अप्रूवल मिल चुका है 5,740 करोड़ रुपए के। तो ये थे पिछले 1 साल के हाइलाइट्स। इसके बाद अगर इनके की पार्टनरशिप्स की बात कर ले या फिर जॉइंट वेंचर्स की बात कर ले तो सबसे पहले नाम आएगा ओपाल का, जिसमें ONGC पेट्रो एडिशंस लिमिटेड, ये दक्षिण एशिया में सबसे सबसे बड़े ड्यूल फीड पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स में से एक है, जिसमें इस कंपनी ONGC का जॉइंट वेंचर है। इसके बाद OTPC की बात कर ले जो है ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड, ये एक प्राकृतिक या फिर नेचुरल गैस टरबाइन थर्मल पावर पर आधारित पावर प्लांट है। OTBL की बात करें जो है ONGC टेरी बायोटेक लिमिटेड, ये मिट्टी या फिर सॉइल के बायोमेरिडेशन और बढ़ी हुई तेल वसूली के लिए टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देती है और उसको डेवलप भी करती है उन टेक्नोलॉजीज को। इसके बाद IGGL इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, ये देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में 1656 किलोमीटर लंबे उत्तर पूर्व गैस ग्रिड के साथ गैस नेटवर्क का विस्तार करता है। इसके बाद MSEZ की बात कर ले, मैंगलोर विशेष आर्थिक क्षेत्र या फिर मैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा देती है ये कंपनी और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का पता भी लगाती है। इसके साथ साथ दहेज सेज लिमिटेड भी इसमें शामिल है दोस्तों। अगर एसोसिएट्स की बात कर ले तो PLL पेट्रोनेट LNG लिमिटेड और रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड जो है वो कंपनी की एसोसिएट्स में शामिल है।
आइए नजर डाल लेते हैं कंपनी के हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। उसके बेसिस पर अगर इसकी रेटिंग्स देखें तो क्रेडिट रेटिंग्स इस प्रकार है। डोमेस्टिक रेटर्स में इकरा ICRA ने इनको ट्रिपल ए की लॉन्ग टर्म के हिसाब से रेटिंग दी है। अगर देखें तो सबने ही सारे डोमेस्टिक जो रेटर्स है उन्होंने इनको ट्रिपल ए की रेटिंग दी है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च और केयर एज में। और शॉर्ट टर्म के लिए सबने A1+ की रेटिंग बरकरार रखी है कंपनी के लिए। इसके साथ साथ इंटरनेशनल की अगर बात कर ले तो Baa3 की है मूडीज की रेटिंग इनके लिए। S&P ग्लोबल रेटिंग्स BBB- और फिच रेटिंग्स भी BBB- की है दोस्तों। अब नजर डालेंगे कंपनी के टारगेट प्राइस पर। तो हमने अब तक कंपनी के बारे में जाना, कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में जाना, कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जाना, हमने हिस्ट्री पर भी नजर डाली है दोस्तों। साथ ही साथ देख रहे हैं कि कंपनी आगे बढ़ने के लिए क्या क्या कर रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी एक सेफ जोन है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ कंपनी मानी जाती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है और इसके साथ साथ ये कंपनी जो है वो भारत सरकार की महारत्न कंपनियों में से एक है। तो इसको एक भरोसेमंद शेयर का तमगा हम दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे वो दोस्त दूर रहे जिनको 6 महीने में 50, 60, 70% का रिटर्न चाहिए, क्योंकि ये कंपनी उन कंपनियों में से नहीं है जो एकदम से हाई पर जाएगी या एकदम से लो पर जाएगी। अगर आप देखें तो पिछले 2 साल कोरोना काल में भी ये कंपनी बहुत ज्यादा डाउन नहीं गई थी, जहां पर बाकी कंपनियों ने 6 गुना, 7 गुना, 10 गुना, 15 गुना रिटर्न किया है कोरोना के बाद। वैसा इसका नहीं है, इसने सिर्फ 2 गुना बढ़ाया है अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को, लेकिन फिर नुकसान भी ज्यादा नहीं किया है दोस्तों। अगर देखें तो अभी ये शेयर जो है इसके टॉप लेवल से 195 की टॉप लेवल से लगभग 44% डाउन आ चुका है। तो ये हो सकता है कि ये करेक्शन काफी अच्छा साबित हो कंपनी के फ्यूचर के लिए, और आगे इस कंपनी का शेयर जो है वो 30 से 35% की बढ़ोतरी दिखाए अगले 1 साल में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि ये एकदम से अब जाने वाली कंपनी नहीं है, अगर जाएगी भी तो उसका रीजन अलग होगा। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो 175 से लेकर 185 तक की लेवल ये जरूर छुएगी, ऐसा हमारा मानना है अगले 1 साल में। ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद ही हम ये नंबर दे रहे हैं दोस्तों। तो ये था ONGC लिमिटेड कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं यही रुकता हूं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।